नमस्कार आप सभी का स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। और आज हम लेके आए हैं चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर 1 में हमने टोटल मेटल के बारे में स्टडी कर ली थी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? देखिए, नॉन मेटल्स आर मेनली दो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के टेंडेंसी को रखते हैं। मतलब नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में अगर जाएंगे तो मोटा मोटा ऐसा समझिए कि नॉन मेटल है क्या। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि नेगेटिव आयन बनाते हैं। नेगेटिव आयन कैसे बनाएंगे? नेगेटिव आयन हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करके ही बनाया जा सकता है। और इसीलिए जिस तरह से मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उसी तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। तो जो लिखा है नॉन मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाता है। दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बना लेते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन का। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं एटॉमिक नंबर होता है 17 और आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। हर एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए। तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन कहीं से भी किसी भी दूसरे एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन कर लेता है। ठीक है, और अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए हैं? पूरे हो गए हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हुए हैं? इसके लिए हमें कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड। अब अब इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा वो समझते हैं। एक सेकंड। देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए मैंने 17 के आगे माइनस लगा दिया है। और 17 ही पॉजिटिव चार्ज होंगे क्योंकि प्रोटॉन भी 17 ही होंगे। अब इसने क्या किया है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ले लिया है, किसी दूसरे मेटल से या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या आयन से। तो इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो मतलब ये हो गया माइनस का 18 प्लस का 17, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, दैट्स व्हाई ये माइनस का 18 है। माइनस 18 प्लस 17 कितना बचेगा? माइनस का 1। तो जो क्लोरीन है वो एनायन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? एनायन। क्लोरीन हमेशा एनायन बनाता है। एनायन बनाने का मेन कारण ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। दैट्स वाई हम जो भी नॉन मेटल लेते हैं उस नॉन मेटल को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। एक माइनस का चार्ज आ जाता है इनके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, जैसे कि कार्बन। कार्बन का शेप एंड साइज आपको ये दिख रहा है। ठीक है, सल्फर ये येलो कलर का होता है और ये दिया हुआ है फास्फोरस, डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, रेड है, ब्राउन है, व्हाइट फास्फोरस है, अलग अलग कलर के फास्फोरस होता है। तो ये देखिए, इनमें कोई शाइनी नेचर का नहीं है ना। किसी के पास मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, सोनरस नहीं होंगे ये सब। सो जो भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एक कार्बन है, ये सल्फर है येलो कलर का, मेनली येलो कलर का सल्फर ही रहता है। और ये फास्फोरस है। फास्फोरस डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है क्योंकि फास्फोरस के नेचर के अंदर एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। जैसे कार्बन के भी हमारे पास एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे कार्बन इन इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सबसे पहला दिया हुआ मेलेबल एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती। इनका वायर या इनका एक थिन शीट हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई ये नॉट मेलेबल होते हैं, ना इधर डक्टिल होते हैं, ना ही ये मेलेबल है ना ही ये डक्टिल है। ब्रिटल। जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, उनको इजीली तोड़ दिया जा सकता है, मतलब उनको पीसेस में तोड़ना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है। थर्ड दिया हुआ है स्टेट। जो नॉन मेटल है वो मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड में क्या पाया जाता है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, जितने भी अभी आपने पीछे देखे ये सारे के सारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होता है? ये पूछा जा सकता क्वेश्चन। एक ब्रोमीन नाम का
एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। गैसियस, गैसियस में क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब सारी की सारी क्या है, गैसेस हैं। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट भी हैं, ये आप 11 में पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में भी हैं। तो पी ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं और वो गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। तो जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में कौन कौन से नॉन मेटल है दिया हुआ है हमारे पास, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। लिक्विड में क्या आता है, लिक्विड में अकेला आता है क्या, ब्रोमीन। एंड थर्ड वन गैसियस, गैसियस में क्या क्या आता है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो बहुत सारी गैसेस हैं जो कि नॉन मेटल होती हैं और वो गैसियस फॉर्म में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कंडक्टिविटी, जो हमारे पास नॉन मेटल्स होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम मेरे ख्याल में कार्बोनेटेड कंपाउंड वाला एक चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो फिलहाल ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन एक नॉन मेटल है, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आगे बढ़ते हैं। लस्टर, जो भी नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लस्टरस होता है, मतलब उनके अंदर शाइनी नेचर नहीं होता। बट एक एलिमेंट ऐसा है दैट इज कॉल्ड आयोडीन या डायमंड। ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा चमकते हैं, बट स्टिल ये क्योंकि नॉन मेटल है तो भी इनके अंदर एक नया प्रॉपर्टी है, एक हट के थोड़ा सा प्रॉपर्टी, दैट्स वाई ये एक्सेप्शन में आए हैं कि जो डायमंड है या जो आयोडीन है वो लस्टरस होता है ना। लेकिन बाकी नॉन मेटल्स ज्यादातर लस्टरस नहीं होते हैं, ठीक है। हार्डनेस, जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हमेशा सॉफ्ट सॉफ्ट ही पाए जाते हैं, है ना, कोई ज्यादा हार्ड नॉन मेटल पाया नहीं जाता। बट डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है। किसका एलोट्रॉप है बेटा, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है। बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अर्थ। अर्थ के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, डायमंड है, ठीक है। बल्कि ये नॉन मेटल है तब भी, लेकिन ज्यादातर जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो कि बहुत हार्ड है, सबसे हार्ड वही है इस पूरे के पूरे अर्थ पर, ठीक है, वो भी क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है, वो क्या है, डायमंड है। तो ये एक्सेप्शन है, इसीलिए उसको अलग से यहाँ ब्लू कलर से मैंने लिख दिया कि एक्सेप्शन में क्या है हमारे पास, डायमंड, जो कि बहुत हार्ड मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हम मेटल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत फास्ट इसको करा दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा है नहीं। जो मेटल्स होता है वो जनरली मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कुछ एक्सेप्शन वहां भी थे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहां एक्सेप्शन नहीं थे, वहां भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आप देखिए, सोडियम था, पोटेशियम था, सीजियम था, गैलियम था, ये सारे एक्सेप्शन थे वहां पे। तो यहाँ पे भी जो नॉन मेटल है वो कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है देन विद मेटल। मेटल के हिसाब से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। और यहाँ दिया हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 115 विच इज क्वाइट लो। सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम है ना, 115 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं डायमंड का देखूं तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो जैसे सल्फर है 115 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जा रहा है, सॉरी मेल्ट हो जा रहा है, उसी जगह पे डायमंड है, डायमंड 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो ये एक्सेप्शन है उसके अंदर। डेंसिटी, जो नॉन मेटल्स होता है, ज्यादातर नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम है, पानी से कम है, पानी के अंदर नॉन मेटल्स डूबते नहीं है, ठीक है। तो नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। दैट इज नॉन मेटल आर लाइट सब्सटेंस, इसलिए जो नॉन मेटल्स हैं वो लाइट सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया हुआ द डेंसिटी ऑफ सल्फर इज 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारे पास सल्फर है, सल्फर की जो डेंसिटी है वो कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा क्या मानी गई है, कम मानी गई है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी कम होती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है सोनोरस, जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब भी उनको आपस में टकराया जाएगा तब, ठीक है। कलर, नॉन मेटल हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, नॉन मेटल के बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्या दिया, फॉर एग्जांपल सल्फर किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया आपको। जो फास्फोरस होता है वो व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है, ठीक है, और भी कलर वहां पे दिखाए थे मैंने आपको, ब्राउन भी होता है, ठीक है, अलग अलग कलर का भी होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है, ठीक है।
क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन गैस एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। तो जो कलर है, जैसे वहां पे हमने मेटल में पढ़ा था कलर, मेटल का कलर मेनली गोल्डन कलर का होता है, थोड़ा सा येलो कलर का, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, येलो 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 कलर के होता है। वहीं अगर दूसरे मेटल देखे जाएं, या तो वो सिल्वर या तो ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में बहुत सारे कलर देखे जा रहे हैं। जैसे कि देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, सल्फर येलो होता है, फॉस्फोरस रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्राउन भी होता है, अलग अलग कलर के होता है। ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन कलर की होती है, और कुछ गैसेस तो कलरलेस होती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस गैसेस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलरलेस गैसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की तरफ। अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है नॉन मेटल की। तो इसमें सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अगर कभी भी नॉन मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको भी क्लियरली लिख देता हूं। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। टी थोड़ा सा अजीब लिखा गया है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, एक नॉन मेटल है कार्बन, ये अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक है, तो कभी भी एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गैस बनाएगा। ये जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गैसेस होती हैं ये एसिडिक नेचर की होती हैं, एसिडिक नेचर की होती है। और जितने भी मेटल होते हैं वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और वो सारे के सारे जो मेटल हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेस की तरह काम करते हैं। ये एसिड की तरह काम करते हैं, वो बेस की तरह काम करते हैं। हो सकता है मैंने वहां आपको ना बताया हो, लेकिन यहाँ बता दिया है। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिड की तरह काम करते हैं, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे बेस की तरह काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है दैट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि जो नॉन मेटल है ना वो वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। कोई किसी भी तरीके का नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, इसका भी सेम बात है कि कोई भी डाइल्यूट एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, नो रिएक्शन, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन किसी भी सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लेते हैं एक सॉल्ट दिया है NaBr। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन गैस के साथ तो बनाएगा क्या, इट फॉर्म्स NaCl, और वहां से ब्रोमीन गैस को बाहर निकाल देगा। तो क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 यहाँ पे आ जाएगा और ब्रोमीन गैस यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर NaBr रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ तो बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ब्रोमीन गैस वहां से निकल जाएगी। तो होता क्या है कि जो ब्रोमीन है ये लेस रिएक्टिव है, और जो हमारे पास क्लोरीन है ये मोर रिएक्टिव है। एक मोर रिएक्टिव गैस एक लेस रिएक्टिव गैस को डिस्प्लेस कर देती है। एक मोर रिएक्टिव गैस एक लेस रिएक्टिव गैस को क्या कर देती है बेटा, डिस्प्लेस कर देती है। ठीक, ऐसे कोई भी आप रिएक्शन लेंगे तो वहां पे एक नॉन मेटेलिक जो नॉन मेटेलिक गैस है ना, जो गैस है वो एक लेस रिएक्टिव गैस को, ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव गैस को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, उसकी जगह पे जाके लग जाती है। तो एग्जांपल आपके सामने ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द क्लोरीन गैस। किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ तो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन ले लिया मैंने, हाइड्रोजन गैस अगर मान लेते हैं कि क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा एसिड, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है प्रोसेस, सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस तेज हो जाती है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। वही अगर सिमिलरली एक कार्बन अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करे तो ये बनाएगा CCl4, बैलेंस कर लीजिए, क्लोरीन के आगे 2 लगा लीजिएगा, तो ये एक अलग सब्सटेंस बन रहा है। तो डिपेंड करता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है। ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड।
COUND कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है। तो डिपेंड करता है कि नॉन मेटल कौन सा है। जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, अगर वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक एसिड बना रहा है, वेरस कार्बन अगर किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो CCl4 बना रहा है। ठीक, सिमिलरली मान लीजिए ऐसे अगर फॉस्फोरस रिएक्शन कर ले क्लोरीन गैस के साथ तो बनाता है PCl5। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये भी एक प्रकार का कोवेलेंट कंपाउंड है या कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा नॉन मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल कैसा रिएक्शन करता है। देखिए मेनली जब भी कोई नॉन मेटल रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस के साथ तो वो हाइड्राइड बनाता है। जैसे मान लीजिए सल्फर है, ये हाइड्रोजन गैस के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो ये H2S बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। या इसी टर्म में अगर देखा जाए नाइट्रोजन गैस अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो अमोनिया बना रहा है NH3। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो सल्फर अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो हाइड्राइड बना रहा है, H2S बना रहा है, सॉरी। और वही अगर नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वहां पे अमोनिया बना रहा है। ये बेसिक नेचर का है, थोड़ा सा कैसा नेचर का बेटा, ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, बेस एक प्रकार का, अमोनिया क्या बेटा, एक प्रकार का बेस है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके आंसर आपको करने हैं। दैट नेम वन मेटल एंड नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ऐसे एक मेटल का नाम बताइए और एक नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ये मैंने आज आपको बताया है। एक मेटल जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज मर्क्यूरी। एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड रहता है, दैट इज ब्रोमीन। ठीक है, इसका आंसर तो मैंने बता दिया, बाकी आंसर आपको खुद करना है। नेम द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक नॉन मेटल का नाम बताइए। नेम वन नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का एलोट्रॉप है, ये आपको बताना है आंसर। ठीक है, नेम वन नॉन मेटल विच गिव लस्टरस प्रॉपर्टी। एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लस्टरस प्रॉपर्टी, वैसे तो 2 बताए थे मैंने नाम, आप कोई भी एक बता दीजिए कि जो लस्टरस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कैसा होता है आपस में, मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कैसा रिएक्शन करते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल आपस में जब भी रिएक्शन करते हैं तो वो एक नया प्रकार का कंपाउंड बना लेते हैं जो कि किसी भी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के कारण होता है। जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां पे क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक, और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए जो भी मेटल है, मेटल की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की है, और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है ना तो मेटल जो होता है वो कैटायन का फॉर्मेशन करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो एनायन का फॉर्मेशन करता है। अब कैटायन और एनायन कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन पहले थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जब कभी भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इस डोनेट और एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में वहां पे बॉन्ड बन जाता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। वही जब देता है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, और उस बॉन्ड का नाम हम रख देते हैं आयोनिक बॉन्ड। जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करके, ठीक, तो वहां पे बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। वही अगर दो नॉन मेटल, एक नॉन मेटल और दूसरा नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेगा और जो बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने स्टिल आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ जो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे, या जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है, वो इलेक्ट्रॉन बनता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है बिटवीन द टू एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उसके कारण वहां पे बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो मेटल रहता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब भी मेटल, सॉरी नॉन मेटल कह दिया, जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो मेटल के ऊपर बन जाता है प्लस साइन और इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है। जैसे मान लीजिए मेटल था M,
ये m मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो m के ऊपर चल गया प्लस साइन और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। मान लीजिए उसने n इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, मान लीजिए उसने n इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किए हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो +1 नहीं रहेगा, n प्लस आ जाएगा, क्योंकि आपने n इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया वो समझ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एन आयन कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम है, सोडियम ने मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा Na+। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है हमारे पास, अब मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ इसको, मान लीजिए मैंने ब्लू से बना दिया, फिर इसके आगे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास एक नया शेल आया, उस नए शेल में फिर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, उस नए शेल में आ जाएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो आउटर शेल रहेगा, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और रहेगा, तो कुल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को इस भाई ने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। अब जब डोनेट कर दिया है तो क्या दिखेगा आपको, देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आखिरी वाले शेल से तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक शेल को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वहां से शेल ही गायब हो गया, और इस पूरे सोडियम के ऊपर आ जाएगा एक प्लस चार्ज, क्योंकि अब हमारे पास प्रोटॉन कितने बचे हैं, 11, प्रोटॉन कितने बचे हैं, 11, इलेक्ट्रॉन बचे हैं 10, तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए प्लस का 11, और इलेक्ट्रॉन तो एक दे दिया, तो बचा बचा हमारे पास माइनस का 10, तो बचेगा कितना, प्लस का 1। तो ये एक चार्ज सोडियम के ऊपर आ जाएगा, इसको हम कहते हैं कैटायन, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। जब भी प्लस चार्ज का जनरेशन होता है उसको हम फॉर्मेशन ऑफ कैटायन कहते हैं, या जो कंपाउंड, जो भी स्पीसीज हमारे पास बन रहा है उस स्पीसीज को हम कैटायन कहते हैं। ठीक, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो कैटायन होता है ना, उसका साइज छोटा होता है उसके एटम के साइज से। जैसे मान लीजिए सोडियम का ये जो आप साइज देख रहे हैं, देखिए इसमें कितने शेल्स है, 3 शेल्स है, और यहाँ पे कितने शेल है, 2। तो कैटायन का जो साइज होता है ना, वो एटम के साइज से छोटा होता है, मतलब द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। कैटायन का जो भी साइज है वो छोटा होता है, किससे, एटम के साइज से, एटम के साइज से छोटा होता है, एटम के साइज से छोटा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन कैसे बनता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट या थ्योरी क्या है एनायन बनने की। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा ही। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। मान लीजिए कहीं से इलेक्ट्रॉन आया और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया था उस इलेक्ट्रॉन को भी मैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बना दे रहा हूँ, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आ गया भाई साहब, इस पे जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है उस एक इलेक्ट्रॉन का हम नेगेटिव साइन लगा देंगे यहाँ पे, ऐसे ऊपर टिमटिमाता हुआ। ठीक, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और अपने ऊपर एक माइनस साइन ले लिया, और इसी माइनस साइन को हम एनायन कहते हैं, इसी माइनस साइन को हम क्या कहते हैं बेटा, एनायन कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक एनायन, 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 2 एनायन, 3 होता तो 3 एनायन, 4 होता तो 4 एनायन, ऐसे करके बढ़ता है। वैसे 4 एनायन बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे आपको, बट स्टिल ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एक एनायन होता क्या, देखिए क्लोरीन का ये आउटर, ये न्यूक्लियस है, फिर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन, किसी से एक इलेक्ट्रॉन इन्हें ले लिया, तो क्लोरीन का ये न्यूक्लियस आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक। जब ये भी 8 इलेक्ट्रॉन बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, ठीक है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर एनायन का जो साइज है, एनायन का साइज उसके करस्पॉन्डिंग एटम, मतलब इस एटम से बड़ा साइज इस एनायन का है, इस एटम से बड़ा साइज इस एनायन का है, ठीक है। तो थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने पे एनायन का फॉर्मेशन होता है, विच इज नेगेटिवली इन चार्ज, वो चार्ज में नेगेटिव होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी मेटल या नॉन मेटल हैं, जैसे मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अब जैसे मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों करता है, या जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करता है।
जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सिस्टम है स्टेबिलिटी का, पूरा का पूरा सिस्टम है स्टेबिलिटी का। ऐसा कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, जिसका क्या पूरा रहेगा बेटा, ऑक्टेट या डबलेट भी कह सकते हैं, डबलेट कंप्लीट रहेगा, जिसका ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट हो सकता है, ऑक्टेट की स्पेलिंग गलत हो गई हो, इसका ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट रहेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अब ऑक्टेट या डबलेट क्या होता है, अगर आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट। आउटर मोस्ट शेल पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको हम कहते हैं डबलेट। डबलेट कौन पूरा करता है, डबलेट सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही पूरा करते हैं, इसके सिवा कोई और डबलेट पूरा करना नहीं चाहता है। ठीक, बाकी सारे के सारे एलिमेंट ऑक्टेट, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और वो 8 इलेक्ट्रॉन पाके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसे वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, वो ये चाहता है। क्लियर हुआ? तो हम डबलेट पे तो ध्यान नहीं देते, हम मेन ध्यान देते हैं ऑक्टेट पे। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल पे ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट किया, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब पहले शेल में है भाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, दूसरे शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल पे है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब वो करेगा क्या, हमें ऑक्टेट पूरा करना है। देखिए हम मैक्सिमम 3 या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, या मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम एलिमेंट्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, 4 ही डोनेट कर सकते हैं। बट यहाँ जो कंडीशन है सोडियम की, इस कंडीशन में सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अगर ऑक्टेट पूरा करना है। सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो भाई 7 + 1 दैट विल बी 8 ना, 8 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन रूल बुक क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम डोनेट कर ही नहीं पाएंगे, तो आप एक्सेप्ट कैसे करेंगे 4 से ज्यादा। इसीलिए करना क्या है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करें, इस सोडियम को ही ना डोनेट, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को ही ना डोनेट कर दें। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो बचेगा 2 और 8, तो आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, आउटर शेल पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जैसे आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये हो गया ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट कंप्लीट, और ये भाई क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक, और स्टेबिलिटी ही ऑब्टेन करना चाहता है कोई भी मेटल या नॉन मेटल। सिमिलरली हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो 2, 8 और 7। आउटर मोस्ट शेल पे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने यहां से डोनेट किया, क्लोरीन भाई साहब ने वहां से 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ा, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बन गए 8। ठीक है, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट जैसे ही कंप्लीट हुआ ये एटम स्टेबल हो गया। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको। तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जो मेटल है चाहे नॉन मेटल का हो, किसी का भी एटम हो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट क्यों करता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी ऑब्टेन करनी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, देखिए किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, मतलब उस एलिमेंट को लिख के, उसके रिप्रेजेंटेशन को लिख के, उसके सिंबल को लिख के, उसके अगल बगल उतने ही इलेक्ट्रॉन लगा देने पड़ते हैं। व्हाट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हमारे पास जो भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के एटम का, ठीक है, आउटर शेल पे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना होता है। किसको रिप्रेजेंट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, चाहे आउटर शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर शेल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आता है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो दूसरा शेल है ये आउटर शेल है। तो लिथियम के बगल में हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। मैं अलग कलर से बना देता हूँ। लिथियम के बगल में हम क्या बना देंगे, लिथियम के बगल में 1 इलेक्ट्रॉन हम बना देंगे। लिथियम के आउटरमोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 1 बना दिया। जैसे अब हमारे पास और भी एग्जांपल्स है, ऐसे कोई ज्यादा वो नहीं है, बहुत एग्जांपल्स आ जाएंगे। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12।
तो पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब हो गया 10, और आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम 2 8 हो गए 10 और 2 12। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल पे हम लगा लेंगे 2, एक सेकंड, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल पे हम लगा लेंगे 1 और 1 2। ये हो गया मैग्नीशियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये लिथियम का है, ये मैग्नीशियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। वैसे आप सोडियम का भी बना सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम लिखेंगे पहले, और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल पे हम बना लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप क्लोरीन का भी बना सकते हैं। वैसे हम एक आउटर मोस्ट शेल पे देख लेते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आपने बना लिया होगा आई गेस, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। तो पहले शेल पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे आ रहे हैं 7, मतलब क्लोरीन लिखा, क्लोरीन लिखने के बाद हमने बनाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक। ये क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनके तैयार है, ठीक है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? देखिए, मेटल और नॉन मेटल, मेटल कैटायन बनाता है, नॉन मेटल एनायन बनाता है। ये जो कैटायन और जो एनायन है, ये आपस में मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। देखिए, जैसे नाम से भी समझ में आ रहा होगा, आयोनिक बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो आयंस के बीच में फॉर्म हो। मतलब एक कैटायन और एक एनायन आपस में जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, या जो आयंस आपस में बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब कैसा बनता है आयोनिक बॉन्ड? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम सोडियम का, उसके आउटर मोस्ट शेल पे है 1 इलेक्ट्रॉन। और वही मान लेते हैं बगल में हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन ना हल्का सा शिफ्ट कर जाएगा क्लोरीन की तरफ। तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, ये बनाएगा हमारे पास NaCl। और क्लोरीन, देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम जब भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम पे आ जाएगा प्लस। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट कर दिया क्लोरीन को। जैसे ही उसने डोनेट किया तो बनाएगा Na+, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन जो ये है ना, ये भी उठ के आ गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन पे हो जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक। तो पहले हमने क्या किया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, तो उसमें मेटल और नॉन मेटल पहचाना, मेटल वाले में से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और नॉन मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, या जितने भी इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट करने वो डोनेट कर देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेंगे, या जितना भी इलेक्ट्रॉन हमें लेना है वो हम ले लेंगे, ठीक। क्लियर हो गया? जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा? देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर, इसका हमने क्या बनाया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हमने ले लिए साथ में क्लोरीन, ठीक। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे है 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने इसको डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको डोनेट कर देगा, तो क्या बनाएगा? एक मिनट, दूसरा कलर ले लेते हैं, बनाएगा Mg। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो आ जाएगा Mg+2। और क्लोरीन कितना है हमारे पास? क्लोरीन हमारे पास 2 है, तो 2 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिए, तो बनाएगा Cl 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इस एक क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास भी आ जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं Mg+2 Cl- और नीचे आ जाएगा 2, तो उस पर आ जाएगा माइनस का 2, Cl-2, Cl-2, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास बन सकते हैं। जैसे देखिए, NeCl का फॉर्मेशन ने यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया। MgCl2 का भी फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आयनिक बॉन्ड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो कि एक
मेटल और नॉन मेटल के बीच में लगता है, या ऐसा कह लें जैसे ही मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो बन जाता है कैटायन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट होता है तो वो बन जाता है एनायन। मतलब एक कैटायन और एक एनायन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, या मेटल नॉन मेटल भी कह सकते हैं, उसको कुछ गलत नहीं होगा। अब ऐसे ही बहुत सारे हैं। MgO बना लीजिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं पहले हम इसका। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, तो क्या बनाएगा, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो Mg+2। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 4 5 6, और जो 2 मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास आ जाएंगे, 1 और 1 2, इस पे आ जाएगा Mg+2 और O-2, तो ये MgO हमारे पास फॉर्मेशन हो गया है। आगे आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी कंपाउंड जहां पे आयनिक बॉन्ड बन रहा हो उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, या ऐसे कोई भी कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बन रहे हो। या व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बने, सॉरी नॉन मेटल के मिलने से बने, नॉन मेटल के मिलने से बने ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। या ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड बन रहा हो उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक कंपाउंड की, ठीक है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। देखिए आयनिक कंपाउंड जो होता है ना वो मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या है, NaCl, नमक का दाने आपने देखे होंगे, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक, अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि NaCl, MgCl2, AlCl, इन सभी के जो भी मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों होते हैं हाई, आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयनिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसीलिए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, उसकी बॉन्डिंग्स को तोड़ने के लिए, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे कंपाउंड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, जैसे कि NaCl है, ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाता है, वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाता है, वाटर के अंदर एक सेकंड, ठीक है, ये वाटर के अंदर कितनी क्या हो जाता है बेटा, जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। अदर सॉल्वेंट जैसे, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर एक प्रकार का पोलार सॉल्वेंट है, वाटर एक प्रकार का क्या है बेटा, पोलार सॉल्वेंट है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलार सॉल्वेंट के अंदर जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलार सॉल्वेंट क्या है, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाए, जैसे कि वाटर बनाता है H+ और OH- का आयन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, H+ और OH- का आयन बनाता है। ठीक, अच्छा, कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ये 1 की जगह मतलब 4 लिखना था, यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, कंडक्टिविटी, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब किस फॉर्म में, या तो एक्वस फॉर्म में, या तो एक्वस फॉर्म में, या तो मॉल्टन स्टेट में, या तो किसमें बेटा, मॉल्टन स्टेट में। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर वाटर के अंदर मैं नमक डाल दूं तो वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल है, जो प्योर वाटर होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर उसी पानी में मैं नमक मिला दूं और फिर कंडक्टिविटी कराऊं तो वो पानी मुझे कंडक्टिविटी करके देगा। तो दैट नमक जो है, जो एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, लेकिन किस फॉर्म में, या तो एक्वस फॉर्म में या तो मॉल्टन स्टेट में। या तो उस नमक को मैं टोटली पिघला लूं, पिघलाने के बाद या तो वो कंडक्टिविटी करेगा, या तो उस नमक को मैं पानी के अंदर डाल दूं, या तो अपने एक्वस फॉर्म में कंडक्टिविटी करता है या तो मॉल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी करता है। किस फॉर्म में करता है बेटा, मॉल्टन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में। ठीक, तो गुड कंडक्टर होता है किस किस फॉर्म में बेटा, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में या मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन
स्टेट में वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे NaCl क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। आप देख सकते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड बनते हैं और आयनिक बॉन्ड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल होता है, अल्कोहल, ईथर या किसी और चीज में सॉल्युबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, क्योंकि ये भी पोल्स बनाता है Na+Cl- और वाटर भी पोल्स बनाता है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। वो क्या करता है, चीजों को डिसॉल्व करता है अपने अंदर, इजीली डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, बाकी किसी और चीज के अंदर ये इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा, क्योंकि ये पोल्स बनाता है। ठीक, नेक्स्ट दिया है कंडक्टिविटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी हमारे पास कंपाउंड है ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कब? अगर इस जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको अगर पानी के अंदर डाला जाए, या तो ये तब कंडक्टिविटी दिखाएंगे, या तो इनको मॉल्टन स्टेट में रखा जाए, जब इनको पूरी तरह से पिघला दिया जाएगा, या तो ये तभी कंडक्टिविटी दिखाएंगे। ठीक, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। आज का चैप्टर आज हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड तक, कल से हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, और आगे हम पढ़ेंगे कि मेटलर्जी कैसे होती है, कैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कैसे हम कोरोजन से बच सकते हैं, ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, शायद 2 लेक्चर्स और लग जाएं इसके अंदर। आज हमने आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप बुक में से देख के या कहीं से देख के इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में ये बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।